हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कर्णव पंचाल हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और ऑर्थोपेडिक में स्पेशलिस्ट फील्ड्स जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज, आर्थ्रोस्कोपीज और जॉइंट रिप्लेसमेंट में स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अहमदाबाद में एपिक हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, जिंदगी में स्पोर्ट्स का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ? वैसे देखा जाए तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज हमको मेंटली एज वेल एज फिजिकली एक्टिव, फिट और हेल्दी रखती है। जो भी स्पोर्ट्स हम टीम में खेलते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या तो फिर क्रिकेट है, ये सभी स्पोर्ट्स हमको एनकरेज करती है हाउ टू बी एक्टिव एंड हाउ टू हैव दैट फीलिंग ऑफ नेवर गिव अप। इसके साथ साथ कई सारी ऐसी क्वालिटीज है जैसे कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सब क्वालिटीज भी हमको स्पोर्ट्स खेलने में हम इनकलकेट कर सकते हैं और ये सब क्वालिटीज एक सक्सेसफुल पर्सन होने में हमको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम करना चाहे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक तरह का सोशल मीडिया या तो फिर नेटवर्किंग मीडियम भी है जिससे हम नए फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, इसमें हम अगर फिजिकल या फिटनेस लेवल की बात करें कि स्पोर्ट्स का हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या महत्व है, इसमें मैंने बताया कि स्पोर्ट्स के कारण हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वेलबींग, एक्टिव लाइफ वगैरह रहता है। इसके साथ साथ अगर रेगुलर स्पोर्ट्स हम करते हैं तो इससे कई सारे डिजीजेस है जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, इससे हम दूर रहने में अपने आप को मदद कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के कारण हमारा वेट हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हमारा वेट कंट्रोल में रख सकते हैं। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से कई सारे ऐसी कैंसर्स है जैसे कि किडनी के कैंसर, लंग के कैंसर, ये सब बीमारियां होने के चांसेस भी कम हो जाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के कारण हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हेल्प अस इन लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं फ्रेंड्स, तो स्पोर्ट्स के साथ साथ इंजरीज भी होने ही वाली है। तो देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स कि उस रिस्क फैक्टर्स की वजह से हमको इंजरी हो सकती है। आज हम इस वीडियो में उस रिस्क फैक्टर्स की चर्चा करेंगे, स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है उसकी चर्चा करेंगे, स्पोर्ट्स इंजरी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे, और इन केस आपको ऑन फील्ड इंजरी हो गई तो उसके लिए हमको क्या करना जरूरी है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना नहीं जरूरी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी पर से हम डेफिनेशन की बात करें तो स्पोर्ट्स इंजरीज आर दोस इंजरीज दैट अकर व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। जनरली देखा जाए तो ये सब इंजरीज हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम क्या होती है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज नथिंग बट योर मसल्स एंड जॉइंट्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स लाइक कार्टिलेज। सो आपके मसल्स को या जॉइंट्स को या जॉइंट के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को कभी भी स्पोर्ट्स खेलते टाइम इंजरी होती है तो उसको स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। ये स्पोर्ट्स इंजरीज एक्सीडेंटल भी हो सकती है कि जैसे खेलते समय दो खिलाड़ी परस्पर टकरा गए और इसमें इंजरी हो गई, या तो फिर ये इंजरीज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इक्विपमेंट्स या इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, ये सब की वजह से भी हो सकती है। अगर देखा जाए कि शरीर में कौन कौन से जॉइंट्स स्पोर्ट्स इंजरी से प्रभावित हो सकते हैं, तो इसमें हमारा जो नी जॉइंट है, घुटने का जोड़, वो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स इंजरी से प्रभावित होता है। उसके बाद क्रमशः देखा जाए तो हमारा एंकल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है। ये सब की इंजरीज स्पोर्ट्स खेल के दौरान बहुत फ्रीक्वेंट में देखी जाती है। हम अगर बात करें कि हमारे लोअर लिम्ब यानी कि पैर के जो जोड़ है वो और हाथ के जोड़ है, तो पैर के जो जोड़ है जिसमें घुटने का जोड़ है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, हिप जॉइंट है, उसमें इंजरीज होने की संभावना करीबन 13 टाइम्स हायर है, 13 टाइम्स 13 टाइम्स हायर है कंपेयर टू द जॉइंट्स ऑफ योर अपर लिम्ब, दैट इज शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। यदि हम देखें कि हर एक जॉइंट में कौन कौन सी इंजरीज स्पोर्ट्स के वजह से कॉमन है, तो इसमें देखा जाए तो नी जॉइंट की बात करें तो नी जॉइंट के अंदर कई लिगामेंट्स होते हैं, अंदरूनी नी जॉइंट की गद्दी होती है जिसको हम मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, और साथ में कार्टिलेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो स्पोर्ट्स खेलने से बहुत ही कॉमन देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ एंकल जॉइंट में लिगामेंट इंजरीज है। एंकल जॉइंट के पीछे एक टेंडोक्यूलिस करके हमारा एक मसल आता है, उसका भी फटना है। शोल्डर जॉइंट में शोल्डर का डिसलोकेट हो जाना, कंधे का उतर जाना जिसको हम बोलते हैं, वो है रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। और एल्बो जॉइंट में टेनिस एल्बो, ये सब जो इंजरीज है वो स्पोर्ट्स की खेलने की वजह से फ्रीक्वेंटली देखी जा सकती है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि स्पोर्ट्स इंजरीज रिलेटेड कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, अगर ये रिस्क फैक्टर आप में है
तो स्पोर्ट्स खेलते समय इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। ये रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो ये रिस्क फैक्टर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर्स हमारी बॉडी के साथ जुड़े हुए होते हैं, और दूसरी कैटेगरी है एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर्स हमारी बॉडी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अगर हम इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो वो रिस्क फैक्टर्स दो तरह के रहते हैं, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम अलग अलग प्रवृत्ति से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें जैसे आते हैं हमारा स्किल लेवल है, हमारा मसल पावर है, हमारी ओवरऑल हेल्थ है और हमारा साइकोलॉजी है, कि जिसको हम मॉडिफाई करके हम स्पोर्ट्स इंजरी से प्रिवेंशन में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें आता है एज, जेंडर और हमारा जेनेटिक मेकअप। हम एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि जिसमें हमारी बॉडी के एक्सटर्नल फैक्टर्स इंजरीज में प्रभावित करते हैं। इसमें आते हैं हमारा एनवायरमेंट, हमारा न्यूट्रिशन, हमारे इक्विपमेंट और ट्रेनिंग कंडीशंस। अब हम ऐसे पॉइंट्स की बात कर सकते हैं कि जिससे वो पॉइंट ध्यान में रख के हम स्पोर्ट्स खेलते समय स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है वार्म अप एक्सरसाइजेस। वार्म अप एक्सरसाइजेस हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी से पहले करना बेहद जरूरी है। कई सारे लोग ये वार्म अप एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं और इवेंचुअली दे एंड अप इन हैविंग स्पोर्ट्स इंजरीज। वार्म अप एक्सरसाइज कैसे हेल्प करती है हमको? तो वार्म अप एक्सरसाइज जनरली करने से हमारा शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है और दिस एक्सरसाइज सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। जनरली देखा जाए तो ये वार्म अप एक्सरसाइज करीबन आपको 4 से 5 मिनट तक करनी रहती है और ये वार्म अप एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको अप टू 30 मिनट्स तक रहता है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है और उसके पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है तो वो पार्टिसिपेशन समय से आपको विद इन 30 मिनट्स में वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, अदरवाइज वो वार्म अप एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरे है स्ट्रेचिंग। हर एक वार्म अप एक्सरसाइज के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना जरूरी बोलता है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको न केवल स्पोर्ट्स खेलने से पहले लेकिन स्पोर्ट्स खेलने के बाद भी जरूरी रहती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपकी मसल की और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और इससे बढ़ने से आपको इंजरीज होने की ज्यादा चांसेस कम हो जाता है। कई सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रहती है जिसमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एक्सरसाइजेस, ये सब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस रहती है। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको द पॉइंट ऑफ टेंशन वहां तक करनी चाहिए, नहीं कि आपको पेन हो। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको जहां तक करना है अप टू द पॉइंट ऑफ टेंशन, नहीं कि अप टू द पॉइंट ऑफ पेन। और जैसे मैंने बताया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हर एक स्पोर्ट्स के पहले और उसके बाद करना जरूरी रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा टेपिंग एंड ब्रेसिंग। कई सारे स्पोर्ट्स होती है जिसमें पर्टिकुलर जॉइंट को इंजर होने की संभावना रहती है। जैसे हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो उसमें एंकल जॉइंट की इंजरी की संभावना रहती है। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तब उसमें नी जॉइंट इंजर होने की संभावना रहती है। तो ये सब स्पोर्ट्स खेलते समय इस पर्टिकुलर जॉइंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी बनता है। इसके लिए हम टेपिंग या ब्रेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेपिंग और ब्रेसिंग चीजें पर्टिकुलर जॉइंट की अनड्यू मोशन प्रिवेंट करती है और वो जॉइंट को मैकेनिकल स्टेबिलिटी देती है ताकि आपको खेलते समय वो पर्टिकुलर जॉइंट की इंजरी होने की संभावना कम हो जाए। एक दूसरा पॉइंट है कि अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप्रोप्रिएट individualized sports specific training from a certified trainer is of utmost importance if you want to participate in sports and you want to go ahead and take your sports as your career. So अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स आप एडिक्वेट रेस्ट लो, जिससे आपकी इंजरीज होने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट थिंग है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे कि हम कोई आइस हॉकी खेल रहा है तो आइस हॉकी खेलते समय आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, एल्बो गार्ड्स पहनना जरूरी है, नी गार्ड्स पहनना जरूरी है, अप्रोप्रिएट शूज पहनना जरूरी है। तो हर एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आपको प्रोटेक्टिव गियर्स पहनना जरूरी है और नई की आपको पहनना है उसका मेंटेनेंस भी करना है। अगर कोई गियर्स आप लंबे समय से यूज कर रहे हो और वेयर आउट हो गए हो तो वो गियर्स का कोई मतलब नहीं है। तो वो गियर्स को आपको अप्रोप्रिएट टाइम पे चेंज करना भी जरूरी है। दूसरा आता है टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन एक्सट्रीम वेदर्स लाइक एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट वेदर में
आपको इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप आइस हॉकी कोल्ड वेदर में खेल रहे हो तो मैंने जैसे बताया आपको अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट पहनना चाहिए, उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट क्लोथिंग भी जरूरी है जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो। हॉट कंडीशन में खेलने से आप जल्दी से डिहाइड्रेट हो सकते हो और डिहाइड्रेशन की वजह से आपके मसल क्रैम्प्स होते हैं और मसल क्रैम्प्स की वजह से आपको इंजरी होने की संभावना रहती है। तो जब भी आप हॉट वेदर में खेल रहे हो तो मेक श्योर दैट बिफोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप अप्रोप्रिएटली वाटर इनटेक कीजिए, अप्रोप्रिएटली हाइड्रेट लीजिए। दूसरा फैक्टर आता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो और स्पोर्ट्स में अच्छी तरह से आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो भी आपकी इंजरीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्पोर्ट्स खेलते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका तन और मन दोनों स्पोर्ट्स में केंद्रित हो ताकि आप स्पोर्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सको और इंजरीज होने की संभावना कम हो जाए। देन कम्स द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये इंटेंस ट्रेनिंग के वजह से आपका स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन रहता है और वो अगर स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन होता है, आपने अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं लिया तो फिर आपका मसल मास कम हो जाता है और मसल वीक हो जाता है और इंजरीज होने की संभावना रहती है। तो जब भी आप इंटेंस ट्रेनिंग करते हो या आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन कर रहे हो तब बेटर है कि आप अच्छी तरह से प्रोटीन इंटेक लीजिए। उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसमें आते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, वेरियस विटामिन, ये सब भी जरूरी है जिससे आपकी मसल और बोन की स्ट्रेंथ बने रहे। जब भी आप ग्राउंड पे खेलते हो तो ग्राउंड फैक्टर्स भी काफी सारे मायने रखते हैं। ग्राउंड में खेलते समय आपका ग्राउंड भी लेवल सरफेस पे होना चाहिए। अगर ग्राउंड में गड्ढे होंगे, उबड़ खाबड़ जमीन होगी तो ऐसे ग्राउंड में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने से, स्पोर्ट्स खेलने से आपको इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप नाइट में खेल रहे हो तो मेक श्योर दैट लाइट्स आर प्रॉपर सो दैट द विजिबिलिटी इज नॉट पुअर। और अगर लाइट्स प्रॉपर नहीं होगी तो स्पोर्ट्स खेलना बंद करना चाहिए क्योंकि ऐसी कंडीशन में इंजरीज होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि ये पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी अगर आप स्पोर्ट्स रेगुलर खेलते हो तो इंजरीज के शिकार हो सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो गई ड्यूरिंग फील्ड, ड्यूरिंग ऑन फील्ड, ड्यूरिंग वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स तो एक्चुअली क्या करना चाहिए और ऑन फील्ड हमको क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए वो जानना बेहद जरूरी है। तो सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपका नी जॉइंट इंजरी हो गया। अगर नी जॉइंट इंजर्ड हो जाता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमको क्या लेना है, उसके लिए आपको सिंपल ये याद रखना है RICER, राइजर। दिस इज द एक्रोनिम। R स्टैंड्स फॉर रेस्ट। कोई भी जॉइंट में आपको इंजरी होती है तो तुरंत आपको रेस्ट लेना है। आपको खड़े होके वो जॉइंट पे वजन रख के चलना नहीं है। जैसे नी या एंकल जॉइंट की इंजरी हुई तो तुरंत ही आपको खड़े होकर उसके जॉइंट पे वजन रखकर चलना नहीं है। अगर आप चलोगे तो हो सकता है जो इंजरी है उसमें आप वो सीवियर हो जाए। देन सेकंड इज आई स्टैंड्स फॉर आइस पैक्स। जब भी कोई भी जॉइंट इंजर होता है तब उस पर 15 मिनट्स ऑफ आइस पैक एंड 15 मिनट्स ऑफ रेस्ट पीरियड, ऐसा 3 से 4 साइकिल आपको रिपीट करना चाहिए जिससे आपका स्वेलिंग, अंदरूनी जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है वगैरह कम हो सके। देन कम्स द सी इज कंप्रेशन बैंडेज। जब हम क्रेप बैंडेज बोलते हैं, कोई भी जॉइंट की इंजरी होती है तो क्रेप बैंडेज से उस जॉइंट के आसपास हम बैंडेज कर देते हैं जिससे वो स्वेलिंग कम हो सके। देन कम्स ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। जब भी कोई जॉइंट को इंजरी होती है, सपोज आपके एंकल जॉइंट इंजरी हो गई, नी जॉइंट इंजरी हो गई, तो आपको लेट के जॉइंट के नीचे 1 या 2 पिलो रख के या कोई भी एलिवेशन वाला सॉफ्ट पिलो रख के आपको वो पैर ऊपर रखना है ताकि उससे आपका पैर इमोबिलाइज भी हो जाएगा और सूजन भी कम होने में हेल्पफुल रहेगा। एंड देन लास्ट आर स्टैंड्स फॉर रेफरल। अगर आपको इंजरी होती है तो ऑन फील्ड कोई भी आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट या आपके कोचेस वगैरह प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो इंजरी के बाद आपको किसको दिखाना है वो जानना बेहद जरूरी है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को नहीं दिखाए, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन में भी जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसको दिखाए ताकि उनको स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड नॉलेज अच्छा रहता है और आपकी जो ट्रीटमेंट है वो उनके हाथ में बेस्ट रहती है। तो सिंपल जैसे मैंने बताया कि ऑन फील्ड आपकी कोई इंजरी रहती है तो आपको राइजर याद रखना है। R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, I स्टैंड्स फॉर आइस पैक्स, C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन बैंडेज, E स्टैंड्स फॉर एलिवेशन एंड R स्टैंड्स फॉर रेफरल। ये तो थी डूज की बात। ऑन फील्ड इंजरी हो तब आपको ये करना है। अगर ऑन फील्ड इंजरी हो तो आपको क्या नहीं करना है। लेट्स टॉक अबाउट डोंट्स।
सो विद इन 72 आवर्स ऑफ इंजरी आपको 4 चीजें नहीं करनी है। उसमें भी एक्रोनिम है जिसको हम हार्म बोलते हैं, दैट इज HARM। H स्टैंड्स फॉर हीटिंग। जब भी आपको कोई जॉइंट की इंजरी होती है तब आपको उस पर हीट पैक अप्लाई नहीं करना है, आपको ऑलवेज आइस पैक अप्लाई करना है, गर्म पानी का शेक नहीं करना है। अगर वो करोगे तो वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा और उसके कारण सूजन बढ़ेगी, पेन बढ़ेगा, तो वो हमको अवॉइड करना है। दूसरा है ए स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। आपको विद इन 72 आवर्स ऑफ इंजरी अल्कोहल इंटेक नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल इंटेक से आपका वो हीलिंग प्रोसेस है वो डिले रहता है, साथ साथ में आपका पेन भी और सिवियरिटी ऑफ इंजरी मास्क हो जाती है। देन कम्स आर स्टैंड्स फॉर रनिंग। जैसे मैंने बताया पहले, जब भी आपको कोई इंजरी होती है पर्टिकुलरली आपके पैर के जॉइंट में, तब आपको खड़े होकर चलना नहीं है वो जॉइंट पे वजन रखकर। अगर आपने वजन रखा तो हो सकता है वो जॉइंट की इंजरी ज्यादा सीवियर हो सके। तो आर स्टैंड्स फॉर रनिंग एंड एम स्टैंड्स फॉर मसाजिंग। कोई भी जॉइंट के ऊपर इंजरी के बाद आपको तुरंत मसाजिंग नहीं करना है, क्योंकि मसाज से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, अगेन आपका स्वेलिंग एंड पेन बढ़ सकता है। सो दीज आर द डोंट्स आफ्टर इंजरी ऑन फील्ड, दैट इज हार्म। H स्टैंड्स फॉर हीटिंग, E stands for alcohol, avoid alcohol within 72 hours of injury, R stands for running and M stands for massaging। कोई भी स्पोर्ट्स इंजरीज को हम दो तरह डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अक्यूट इंजरीज एंड दूसरा क्रोनिक इंजरीज। अक्यूट इंजरीज ऐसी होती है जो एक्चुअली ऑन फील्ड रहती है, जिसमें हम सामान्य ब्रूसिंग से लेकर सीवियर इंजरीज जैसे कि हेड इंजरी है, फ्रैक्चर्स है, वगैरह वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरी है क्रॉनिक इंजरीज। ये क्रॉनिक इंजरीज ऐसी होती है कि जिससे रिपीटेडली ओवर यूज की वजह से होती है। जैसे स्विमर्स है, स्विमिंग करते हैं जो रेगुलर, ये स्विमर्स में शोल्डर के प्रॉब्लम्स ज्यादा रहता है। बास्केटबॉल प्लेयर्स है, बास्केटबॉल प्लेयर्स में एंकल जॉइंट के प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। वैसे ही फुटबॉल प्लेयर्स में नी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा रहता है, क्योंकि ये सब चीजें ये स्पोर्ट्स में रिपीटेडली यूज रहती है। तो ये सब चीजें आपको अगर लंबे समय तक स्पोर्ट्स खेलना है तो ये जॉइंट की हेल्थ को लेकर आपको स्पेशलिटी कंसल्टेशन करवाना जरूरी है। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द नी इंजरीज। जैसे मैंने बताया, नी इंजरीज आर द कॉमनेस्ट इंजरीज व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। ये नी इंजरीज में क्या क्या इंजरी हो सकती है, इसके लिए मेरे पास ये नी जॉइंट का मॉडल है। अब देखोगे कि ये हमारी ऊपर जांघ की हड्डी है जिसको हम थाई बोन या फीबर बोन से जानते हैं। ये नीचे हमारी पैर की हड्डी है जिसको हम टीबिया बोन के नाम से जानते हैं। ये फीमर बोन और टिबिया बोन दोनों से हमारा घुटने का जोड़ बनता है। अगर नी जॉइंट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आपको समझाऊं तो दोनों हड्डी के बीच में एक आगे की तरफ बराबर बीच में लिगामेंट रहता है जिसको हम ACL यानी कि एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट से जानते हैं। एक लिगामेंट घुटने के पीछे की तरफ रहता है जिसको हम PCL या तो फिर पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट बोलते हैं। एक लिगामेंट अंदर की तरफ रहता है जिसको हम MCL यानी कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं, और एक लिगामेंट बाहर की तरफ होता है जिसको हम LCL या तो फिर लेटरल कोलैटरल लिगामेंट के नाम से जानते हैं। ये चारों चार लिगामेंट दोनों हड्डी को अरस परस जोड़ के रखता है, ताकि हम जो भी रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तब घुटने की एक हड्डी दूसरी हड्डी पर से फिसल नहीं जाती और घुटने का बैलेंस मेंटेन रहता है। इसके अलावा नी जॉइंट के अंदर दोनों हड्डी के बीच में एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ गादी रहती है। ये गादी सी शेप स्ट्रक्चर होती है जो आगे के से लेकर पीछे की तरफ घुटने के अंदर फैली हुई होती है। ये गादी एक तरह का दोनों हड्डी के बीच में जंपर या कुशन की तरह काम करती है। जो भी हम रूटीन एक्टिविटीज करते हैं उसके दौरान घुटने के अंदर भी जर्क लगता है। ये गादी सब जर्क एब्जॉर्ब करके हड्डी को नुकसान होते हुए बचाती है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि हमारी जो थाई बोन है उसका घुटने की तरफ का पार्ट है, और जो लेग बोन है उसका घुटने की तरफ का पार्ट है, इसके ऊपर एक कांच जैसी लीसी परत होती है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। हिंदी में इसको कुर्चा बोलते हैं। ये कार्टिलेज की स्मूथ लेयर की वजह से दोनों हड्डी के बीच में जब भी हम मूवमेंट या तो एक्टिविटीज करते हैं तब एकदम स्मूथ रहती है और हमको पेन नहीं रहता। तो ये सभी नी जॉइंट्स के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स है जो स्पोर्ट्स खेलते समय इंजर हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं एक वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। आप ये वीडियो में जो रेड टी शर्ट वाला फुटबॉलर है उसका राइट नी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे ये फुटबॉलर राइट नी अपना जमीन पे रखता है, उसका पांव नीचे पड़ता है, तब देख रहे हो कि आप उसका नी इंजर हो गया है। तो ये इंजरी में उसकी जो अंदरूनी ECL लिगामेंट है, अंदर की तरफ MCL लिगामेंट है और गादी है, वो सब इंजर हो चुका है। अभी जब भी नी जॉइंट के अंदर या कोई भी जॉइंट के अंदर ये सब इंजरीज होती है, लिगामेंट इंजरी है, अंदर गादी फटना है वगैरह, जब भी ये सब इंजरीज होती है तब नेचुरली ये इंजरीज हील नहीं होती है।
अगर नी जॉइंट के अंदरूनी लिगामेंट आपका टूट जाता है तो वो लिगामेंट टूटने की वजह से आपको चलते समय इम्बैलेंस का डर रहता है, आपका घुटना बैलेंस नहीं रहता है। अंदरूनी अगर गादी फट गई है आपकी, तो फटी हुई गादी का जो भी टुकड़ा है कभी भी मूवमेंट के समय आपके दोनों हड्डी के बीच में फंस जाता है, और वो फंसने की वजह से आपको नी जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग होने की संभावना रहती है, आपके नी जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है। जितनी मूवमेंट आपका नॉर्मल नी जॉइंट करता है उतना मूवमेंट आपका इंजर्ड वाले नी जॉइंट में नहीं होती है। तो ये सब तकलीफ जब इंजरी की वजह से आपको होने लगती है, तब किसी स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाकर ये सब इंजरीज का डायग्नोसिस यानी कि निदान और ट्रीटमेंट और सारवार करनी जरूरी बनती है। जनरली ये सब इंजरीज जब भी होती है तब ये इंजरीज मैंने जैसे बताया नेचुरली हील नहीं होती है, उसकी वजह से हमको तकलीफ कंटिन्यू रहती है, और ये तकलीफ में से बाहर निकालने के लिए आपको आर्थ्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसी सर्जरी है जिससे हम दूरबीन के माध्यम से, ये दूरबीन केवल 4 मिलीमीटर का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जो दूरबीन हमारे नी जॉइंट के अंदर हम डालते हैं। वो दूरबीन एक कैमरे के साथ कनेक्टेड रहता है और ये कैमरा एक मॉनिटर के साथ कनेक्टेड रहता है, और जब भी हम दूरबीन जॉइंट के अंदर डालते हैं तब जो दूरबीन जॉइंट के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स देखता है वो कैमरे के माध्यम से मॉनिटर पे हम देख सकते हैं, और वही स्ट्रक्चर्स हम देखकर अंदर के जो भी डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करने का या फिर नया बनाने का ऑपरेशन करते हैं। ये सब ऑपरेशन हो जाने के बाद पेशेंट को प्रॉपर फिजियोथेरापिस्ट में स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट फिजियोथेरापिस्ट के पास हम भेजकर उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन यानी कि एक्सरसाइज हम चालू करवाते हैं, और जनरली पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं, और जब भी पेशेंट फिजिकली और मेंटली स्पोर्ट्स के लिए फिर से खेलने के लिए फिट हो जाए उसके बाद हम पेशेंट को स्पोर्ट्स खेलना अलाउ करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जरी, will I be able to participate in sports as I was participating before? तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया। फेमस क्रिकेटर्स है जैसे रविंद्र जाडेजा है, सुरेश रैना है, चेतेश्वर पुजारा है, श्रेयस अय्यर है, वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है पोलार्ड। ये सब क्रिकेटर्स में ACL इंजरी हो चुकी है, मैंने जैसे घुटने का अंदरूनी लिगामेंट इंजर हो चुका है, और ये सब प्लेयर्स ऑपरेशन करवा चुका है, और ऑपरेशन के बाद वो सब इंडिया की तरफ से क्रिकेट अच्छी तरह से खेल रहा है। श्रेयस अय्यर ने इनफैक्ट कंधे की सर्जरी करवाई थी, उसके जो शोल्डर है डिसलोकेट होता रहता था, तो उसके लिए भी उसने ऑपरेशन करवाया था। नाउ ही इज एबल टू प्ले हिज क्रिकेट नॉर्मली आफ्टर द सर्जरी। सो ये एक फोकस अप्रोच रहता है। प्लेयर जो भी कोई ऑपरेशन करवाता है उसके बाद स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन जरूरी है, और उसके बाद स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट और ट्रीटिंग डॉक्टर दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि प्लेयर को कब कौन से टाइम पर पहले की तरह स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स खेलिए, एक्टिव रहिए, बी फिट, बी हेल्दी। स्पोर्ट्स इंजरीज की बहुत चिंता मत करिए। जो भी मैंने बताया है स्पोर्ट्स इंजरीज के प्रिवेंशन के क्या क्या पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखकर आप स्पोर्ट्स खेलिए। अगर स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो अगर वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है तो आप फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल के मुताबिक आप अच्छी तरह से रिहेबिलिटेशन फॉलो कीजिए। अगर उसमें भी सर्जरी की आवश्यकता है तो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट के पास जाकर उसकी सर्जरी करवाइए, और उसके बाद आप प्रॉपर रिहेबिलिटेशन गाइडेंस में प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करिए। अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू प्ले स्पोर्ट्स। अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या तो फिर इस नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। थैंक यू।